प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 8वीं का विज्ञान है। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ मैं, और इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, कुछ रेशे तो जो प्राकृतिक नहीं हैं, मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, क्योंकि वे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा बनाए गए हैं। संश्लेषित रेशे बहुलक नामक बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं। कुछ संश्लेषित रेशे रेयान, नायलॉन और एक्रिलोन हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। इसका सही उत्तर है ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थानों की मैंने पूर्ति कर दी है। क है, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो पेट्रो रसायन कहलाता है। ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्रश्न नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। उत्तर है, नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर है, खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने के लिए प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इस कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर वह आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसका उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी पाइप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। प्रश्न नंबर 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क है, डेगची के हत्थे, और ख है, विद्युत प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड। उत्तर है क, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है और इससे बेहद गर्मी सहन की जा सकती है, इसलिए इससे डेगची के हत्थे बनाए जाते हैं। ख है, बेकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्मी और बिजली का एक कुचालक है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। पदार्थ कौन कौन से हैं? टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां और विद्युत स्विच। इनमें से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं जो वो है प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरा है पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। इसके अंतर्गत है टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये थर्मोप्लास्टिक और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्रश्न नंबर 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदना चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो इसका उत्तर है, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूती कपड़ा पसीने को अवशोषित करता है
और इस सूती कपड़े के छिद्रों से पसीने का वाष्पीकरण आसानी से होने पर यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है, जबकि संश्लेषित कमीजें पसीना नहीं सोखती है, इसलिए वे गर्मियों में पहनने के लिए बहुत असहज होती है। प्रश्न नंबर 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक होती है। उत्तर, हम प्लास्टिक कंटेनर में मतलब पात्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य सामग्रियों को संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि वे गैर प्रतिक्रियाशील हैं और पानी और हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। पहला है इसमें टेफ्लॉन का उपयोग, नॉन स्टिक कुकवेयर, जिसमें ऐसा कुकवेयर जिसमें कोई पदार्थ चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण के लिए एक कोटिंग के रूप में किया जाता है। दूसरा है बेकेलाइट, गर्मी और बिजली का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। एक तीसरा पदार्थ है मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग फर्श के टाइल्स और रसोई के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल उसके जो दांतें रहते हैं वो एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करिए। उत्तर है, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एक टूथब्रश की शुक ब्रिस्टल टूथब्रश के जो दांतें रहते हैं, जो दांतों में लगते हैं, वो को नरम सामग्री से बनाया जाना चाहिए ताकि यह मसूड़ों को नुकसान न पहुंचाए, और ब्रश का हैंडल कठोर सामग्री से बना होना चाहिए ताकि यह एक मजबूत पकड़ दे सके। इसलिए शुक ब्रिस्टल नायलॉन रेशे से बने होते हैं, जो मजबूत, लचकदार, चमकदार, हल्के और संभालने में आसान होते हैं, और हैंडल कठोर प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि यह मजबूत, टिकाऊ, गर्मी और बिजली का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। इसके सलाह है, आजकल प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, भले ही हमें निम्नलिखित कारणों से जहां तक संभव हो उनसे बचना चाहिए। पहला है, प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत समय लेते हैं। दूसरा है, प्लास्टिक इको फ्रेंडली या पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। नंबर 3 है, कभी कभी गायों और अन्य जानवर कचरे में मौजूद प्लास्टिक खा जाते हैं, जो उनके श्वसन तंत्र को चोक कर देते हैं और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाते हैं। चौथा है, मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण मिट्टी में प्रदूषण होता है। पांचवा है, जल निकायों में निकले प्लास्टिक के थैले जलीय जीवन के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। और छठा है, पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों और सीवेज पाइपों को चोक कर देते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। प्रश्न नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। ए में है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयान, नायलॉन, और बी में है क में है कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। ख है पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। ग है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लाया जाता है। और घ है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो इनके सही उत्तर है, एक का पहले का पॉलिएस्टर का है, घ वाला कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। दूसरा टेफ्लॉन है, इसका सही उत्तर है ग, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तीसरा रेयान है, इसका सही उत्तर है क, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और चौथा है नायलॉन, इसका सही उत्तर है ख, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशा मानव निर्मित रेशा है। ये रेशे पेट्रो रसायन से बने होते हैं।
कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने या जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होती है और हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करके अपने प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशों का निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो क्रियाकलाप है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, ये बताने के लिए थर्मोप्लास्टिक सामग्री का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे विद्युत परिपथ के बीच में जोड़ें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब हम विद्युत परिपथ में चालक तार को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा इसके माध्यम से गुजरती है और बल्ब जलने लगता है। लेकिन अगर हम विद्युत परिपथ में थर्मोप्लास्टिक को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा इसके माध्यम से नहीं गुजरती है और इसलिए विद्युत परिपथ के पूर्ण न होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। इससे सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो देखो यहाँ पर ये विद्युत परिपथ है, ये बैटरी है, इसका धन सिरा, ये ऋण सिरा, यहाँ पर एक चालक तार है और ये बल्ब है। तो चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे बल्ब जलता है और यहाँ पर चालक तार के स्थान पर यहाँ लगा दिया थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ से धारा निकलती तो है पर ये इधर से जाती नहीं थर्मोप्लास्टिक से, तो जिससे बल्ब नहीं जलता क्योंकि विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता। तो आपने देखा ये अध्याय 3 कक्षा 8वीं विज्ञान के संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, उसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक के सभी के उत्तर, और इसी प्रकार आगे के अध्याय के भी मैं वीडियो जैसे बनते जाएंगे वैसे अपलोड करते जाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।